हेलो एवरीवन, दिस इज सनु टिप्टान। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट को। दिस इज द सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, जो कि हमारी सब्जेक्ट का नेम भी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट MC04। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या है। इसके अंदर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, कल्चर से बिलोंग करता है कि हाँ जी, कल्चर बनता कैसे। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको पहले डिस्कस करने से पहले प्लीज कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस, वीडियो एंड आपको जो PDF है क्लियरली विजिबल है, ऑडिबल है, सभी चीजें। डू कंफर्म। स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कल्चर क्या है, उसका मीनिंग समझेंगे, उसकी फीचर्स क्या है और किन किन कंपोनेंट से, मीन्स किन 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 फैक्टर से मिलकर हमारा कल्चर बनता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सोशल एंड कल्चर दोनों को मिलाकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होती है, इसके कंपोनेंट क्या है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिस कॉन्सेप्ट एंड द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। ये तीनों पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तब समझ में आएंगे जब आपको कल्चर का मतलब समझ में आएगा, तब यहाँ पर आप पहुंचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, तो फिर उसके बाद हम पूरे चैप्टर की समरी करेंगे, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में रिकैप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फिर देन हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इस PDF के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले बात लिखी हुई है इंट्रोडक्शन कैसे। हम जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। आपको कॉन्सेप्ट को हमारे बैकग्राउंड से बिलोंग करना है कि जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर आप बिलोंग करते हैं, या फिर जिस भी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे हमें रिलेट करना है। एक छोटी सी एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसके अंदर एग्जाम्पल भी आएगा और आपका जो इंट्रोडक्शन होता है और जो कंक्लूजन होता है, दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट मिलेंगे। मोस्ट ऑफ सिमिलर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन द टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड द बिजनेस आर नॉट द लिमिटेड टू द वन एरिया और द कंट्री। इस चलो, मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल देखो, आपको जो हमारा भारत है, इसके अंदर कितने स्टेट्स, आप सभी को आपको पता है 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, राइट। यहाँ पर हर एक स्टेट्स के अंदर क्या अलग अलग चीजें को फॉलो किया जाता है, उनके बिहेवियर क्या है, उनकी ड्रेस कोड क्या है, उनका ईटिंग स्टाइल क्या है, उनकी फूडिंग जो टेस्ट होता है, खाने का जो टेस्ट होता है, सबका अलग अलग है। उनके बिहेवियर क्या है, राइट। उनकी सोचने की जो विचारधारा जो होती है हमारी, सभी लोगों की अलग अलग है ना। एक कम्युनिटी होती है, जैसे क्लास के अंदर हमारा ग्रुप होता है ना, कि पूरे जैसे मेरी क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स होते हैं, सबका मोस्ट ऑफ ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे ग्रुप बनने का मतलब क्या है कि उनकी अंदर जो उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो कम्युनिकेशंस का पॉइंट है, या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सिमिलर मिलेगी या नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा समूह है जिसके अंदर जो लोगों की जो विचारधारा है, ठीक है, जो जो लोगों का बिलीफ है, जो वो सभी लोग एक जैसा मानते हैं, वो सबका कॉमन मिलेगा। सेम इस तरीके से बच्चे आपका कल्चर होता है। कल्चर में भी क्या होता है, एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहां पर सेम जो बिलीफ होता है, वैल्यू होती है, वो रिचुअल होते हैं, फूडिंग होती है, ड्रेस कोड होता है, ठीक है, उनका बिहेवियर होता है, उनकी वैल्यू होती है, उनकी कस्टम होती है, ये सभी के सभी क्या होती है, कॉमन होती है। समझ में आया? तो कल्चर ऐसा नहीं है कि हाँ पूरी इंडिया का हमारा एक ही है, नहीं। हर एक इंडिया के अंदर भी, हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। किसी एरिया के अंदर हम हाथ से खाना खाते हैं और किसी के अंदर हम स्पून के साथ, चम्मच के साथ हम अपने खाने को खाते हैं, है ना। किसी के अंदर ड्रेस कोड हमारा धोती कुर्ता होता है, किसी के अंदर पग होता है, किसी के अंदर हमारे नॉर्मली साड़ी, या किसी कहीं के अंदर स्पेशली सलवार ही डाली जाती है, कहीं पर कुछ डाला जाता है। तो एक कल्चर के साथ हम अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। और कल्चर क्या है, हमारी एक सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमारा कल्चर बच्चे ये है, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जब हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के बारे में सोचते हैं या फिर प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने कल्चर को जरूर ध्यान दें। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था, जब हमारा कल्चर का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि जो मैक्रो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट था ना, कल्चर एंड द सोशल कल्चर कॉन्सेप्ट, वहां पे मैंने बोला था कि ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है। तो अब इस पॉइंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं कि कल्चर क्या है, ग्रुप ऑफ द
ऑल दिस थिंग्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बिजनेस जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये नहीं है कि एक लिमिटेड एरिया को डिफाइन करते हैं कि नहीं हमें केवल इसको फोकस करना है, नहीं हमें केवल इसको फोकस करना, नो। हम क्या करते हैं कि हर एक एस्पेक्ट को समझते हैं। टू सक्सीड इन देयर इज अ डिफरेंट प्लेस, हम अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं तो जरूरी है बिजनेस को समझना, उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को, उस पर्टिकुलर पीपल्स के कल्चर्स को, क्या वो कॉन्सेप्ट किस चीज से वो डील करते हैं, ठीक है। कल्चर अफेक्ट करते हैं। देखो हर एक, अगर मैं कहूं जैसे कि इस पिक्चर को देखकर आपको क्या नजर आ रहा है, वेडिंग हो रही है, दोनों एरिया में शादी हो रही है, चलो तो ठीक है, पर इनकी बाइंग बिहेवियर अलग मिलेगी और इनकी बाइंग बिहेवियर अलग मिलेगी, या ऐसा है कि दोनों के अंदर बाइंग बिहेवियर अलग है, नहीं। इस पर्सन को क्या चाहिए, जो मेरे ऊपर सीधा डायरेक्ट नजर आ रहा है, इंडियन कल्चर के अंदर इनकी जो ड्रेस कोड है, इनके जो रिलीजियंस है, इनके जो कस्टम्स है वो अलग है। इवन इनका जो फूड सेक्शन देखे जा रहे हैं वो नॉर्मली है, बट इधर साइड देखा जाए, मतलब बिल्कुल क्रॉस में देखा जाए वेस्टर्न कल्चर के अंदर, उनके ड्रेसिंग सेंस देखिए कैसी है, इनके जो फूड सेक्शन है वो देखिए कैसा है। समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो जरूरी है कि उसको समझना पड़ेगा। अगर आप इंडियन कल्चर के अंदर बिलोंग करते हैं तो बिजनेस को इन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अच्छे से फल फूल सकते हैं, इसके अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं, है ना। उनकी थिंकिंग क्या है वो सबका। अब इस कल्चर के अंदर, इस कल्चर इंडियन कल्चर के अंदर लोगों को कहा जाए कि नहीं नहीं शादी के अंदर हम इस तरीके की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो क्या ये फॉलो करेंगे? नहीं। इनका बिलीफ क्या होगा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पूजा पाठ ऐसे कुछ सिस्टम होता है ना। समझ पा रहे हैं? तो उनकी जो सोचने की विचारधारा है, उनके बाइंग बिहेवियर है, उनका जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल होता है वो सब सब एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जरूरी है कल्चर को समझना जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से भी और बिजनेस को रन करने के लिए भी। तो मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है कि हमारे पास जो शेयर्ड बिलीफ होते हैं, हमारी जो वैल्यू होती है, इनको भी आगे समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट है ये, कंपोनेंट भी है, या मैं कह सकती हूँ कल्चर के हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। बिलीफ, ठीक है, बिलीफ क्या होता है, जो हम ट्रू मानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। वैल्यू दैट मीन्स क्या सही है क्या सही नहीं है, हम उन चीजों को फॉलो करेंगे। कस्टम्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स, इनको मैं बता रही हूँ आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो फिजिकली आपको नजर आ रहा है उसे हम आर्टिफैक्ट्स कहेंगे, टेंजिबल और ऑर्नामेंट्स के अंदर, ठीक है। दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल्स एंड द सोसाइटी। जब किसी ग्रुप या फिर किसी सोसाइटी के अंदर ये बिहेवियर, ये जो बिलीफ हो गया, वैल्यू हो गया, कस्टम्स हो गया, बिहेवियर हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गए हैं, ड्रेस कोड हो गया है, ईटिंग स्टाइल हो गया, अगर ये कॉमन मिले ना, उनका एक अलग कल्चर है, अगर किसी का अलग मिले तो उनका एक अलग कल्चर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जहां पर पीपल क्या करते हैं, अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और सेंस बनाते हैं अपने आप आसपास का। जैसे हम किसी अदर, जैसे आप अपने स्टेट से निकलकर किसी और स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो वहां का, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, पंजाब से निकलकर हरियाणा में जाइए या फिर हरियाणा से निकलकर पंजाब में, तो ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है नहीं हो जाती है? समझ पा रहे हैं? उनका ईटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, उनके उनके जो रिलीजन्स हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उन सब कुछ अलग अलग हो जाता है ना। तो हर एक, मेरे को इतना तो नहीं पता डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या फॉलो किया जाता है, बट हाँ सबका कल्चर अलग अलग होता है। इवन स्टेट के अंदर भी जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर भी अलग अलग परंपराएं जो हम बोल सकते हैं ना, वो अलग अलग होती है ना। कल्चर क्या किया जाता है, हमें सिखाया जाता है, ये नहीं है कि हम जन्म से ही हमें याद होता है, नहीं नहीं ऐसा है कुछ नहीं। हमें सिखाया जाता है कि हाँ जी हमारे एरिया, हमारे कल्चर में ना बच्चे, हमारी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होती है, लड़कियां क्या करती हैं सूट डालते हैं, लड़कियां क्या करती हैं पैंट शर्ट डालते हैं, लड़कियां कुछ और अलग ड्रेस डालती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, राइट। तो हमें सिखाया जाता है, लर्न करवाया जाता है, और ये क्या होता है कि हमारी जनरेशन से पास टू पास हो जाती है। हमारे दादाजी ने फॉलो किया, फिर हमारे पापा जी ने फॉलो किया, फिर अब हम कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे करेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोसेस है जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन ये फॉलो की जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो कल्चर क्या है, एक तरीका है जहां पर, एक ऐसे सोसाइटी है जहां पर लोग अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, पीपल लाइव इन अ सोसाइटी, जहां पर हाउ दे थिंक, किस तरीके से वो सोच विचार कर रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो स्पीक कर रहे हैं। देखो हर कल्चर में ना उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। हर पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है ना। पंजाबी भी काफी टाइप की होती है,
राइट। और हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, वहाँ पे हिंदी भी फॉलो की जाती है। महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है, ठीक है। अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज को बोला किया जाता है, ठीक है। ये उनके खाने का जो स्टाइल है, उनके ड्रेस कोड है, उनमें वो कैसे ट्रीटमेंट देते हैं किसी दूसरों को। देखो हर एक जो गेस्टिंग की ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो अलग अलग होती है ना। ये सभी चीजें क्या की जाती है, लर्न होती है किसी अदर से। हम क्या करते हैं, देखते हैं। और कई बार आपने बचपन में भी पूछा होगा कि मम्मी हमारे यहाँ तो ना, हमारे स्कूल के अंदर ना एक लड़का ऐसे ही बिहेव करते हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस ना हमसे अलग है, तो वो डेफिनेटली वो अलग कल्चर से बिलोंग करता होगा, है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम अपने बर्थ से, हम जन्मजात कहते हैं ना कि जन्मजात है ये चीजें, हम इनहेरिटेड हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारे साथ शेयर होती है, ये सारी कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ पा रहे, समझ पा रहे। डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। कल्चर को समझना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि हर एक डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, हर एक डिफरेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या चीजें हैं, अलग अलग चीजों को फॉलो किया जाता है, और उन सबको ध्यान में रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। होल विच include the knowledge, belief, art, moral, law, customs and other ability learned by the man as a member of the society। अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, अब मैं कहूँगी पंजाब का कल्चर हमें याद है, अब मैं हरियाणा का याद करने को हूँ, यूपी का याद करने के लिए कहूँ, एमपी का याद करने के लिए कहूँ, आप थोड़े टाइम के लिए याद कर सकते हो, बट जिस सोसाइटी में आप परमानेंटली रह रहे हैं तो उसको आपको वही ज्यादा रिपीटेड होगा ना। समझ पा रहे हैं? कल्चर क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। कैसा? हमारे माइंड के अंदर हम जिस चीजों को परफॉर्म करते हैं ना, हम देखते हैं उस चीज को, हमारे माइंड में रिकॉल होता है, फिर वो कंप्लीटली परमानेंटली फिक्स हो जाता है ना। जैसे हर एक एप्लीकेशन का काम अलग अलग होता है, कॉलिंग का काम अलग होता है, यूट्यूब का काम अलग होता है, पीडीएफ का काम अलग होता है, जो मेकर होता है, गेमिंग का काम अलग होता है, कैमरे का अलग होता है। तो इस तरीके से एक कल्चर क्या है, हमारे माइंड में एक फिक्स डाटा हो जाता है, जो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं कि इस ओकेजन पे हमें इस तरीके की ड्रेस डालनी है, इस ओकेजन पे हमें इस तरीके की ड्रेस डालनी है ना। जैसे जब बिजनेस मैन होते हैं ना, उनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैकडोनल्ड है, इंडिया के अंदर आया था, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि जो बर्गर के अंदर ना बीफ डाला जाता है, राइट। बट इंडिया कल्चर के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या कहा जाता है कि नहीं, आलू टिक्की बड़ी प्रसिद्ध है, उसमें बर्गर में आलू टिक्की डालती है। तो लोगों के टेस्ट को देखकर, लोगों की वहां की प्रेफरेंस को देखकर कंपनी ने क्या किया, अपने उस कंपोनेंट को यहाँ पर रिमूव किया और बर्गर के अंदर आलू टिक्की को इन्वॉल्व कर दिया, राइट। अगर बात की जाए, ये सर्फ एक्सेल की एग्जांपल दी जाए, दाग अच्छे हैं, दैट मीन्स हम अपनी कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, हमारी जो भारतीय भूमि है उसके साथ कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, राइट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया जाए, जैसे दिवाली और नवरात्रि के टाइम क्या किया जाता है, गुरु पूर्व के टाइम क्या किया जाता है, यहाँ पर लोगों को एक ऑफर दिया जाता है, दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए कंपनी कह रही है कि हमारे लिए भी कुछ दिन और तुम्हारे लिए भी कुछ दिन, हम दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल ऑफर क्यों दिया जाता है, क्योंकि भाई उस कल्चर से बिलोंग करते हो, उस कल्चर के जो आपके 30 त्योहार हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, फेस्टिवल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। समझ में आया? तो फीचर्स क्या होंगे, हर एक टॉपिक को बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे और इजी वे से डिस्कस करेंगे। सो हर एक जो टॉपिक है पार्ट्स में आएंगे, सो उनको देखना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। कल्चर की फीचर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है सोशली लर्न किए जाते हैं। मैंने अभी बताया, चीजें हम याद करते हैं, लोग हमें सिखाते हैं, आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमें बताता है, रिकैप करवाता है कि हाँ, इस ओकेजन पे हमें ये ड्रेस डालनी है, इस टाइम पे हमें ये इस तरीके से एक्ट करना है। अगर कहीं कोई ऐसे कहते हैं ना कि किसी की हेल्पिंग नेचर होता है, तो वो भी हम अपने कल्चर से ही सीखते हैं, ठीक है। कोई हेल्प नहीं कर रहा तो वो भी हम कल्चर से ही सीखते हैं, ये नहीं है कि नहीं, सब चीजें हम कल्चर से सीखते हैं। कल्चर क्या किया जाता है, लर्न होता है, हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, इनहेरिटेड नहीं होता। इनहेरिटेड हमारी हैबिट्स होती हैं, इनहेरिटेड हमारे बिहेवियर्स में कुछ चीजें आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ चीजें हम क्या करते हैं, हमारे कल्चर से लर्न करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, ये पॉइंट कहीं ना कहीं हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। हम अपने कल्चर की जो वैल्यू होती है वो नीचे की ओर पास ऑन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे एल्डर्स का, तो हम टच फिट को, जब जैसे पैरों को टच करके हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, नहीं लेते, राइट। हम कहते हैं कि हाँ, हम हमेशा एक साथ रहना चाहिए,
तो हम सीख रहे हैं इन चीज़ों से। अगर बच्चों ने अपने पूर्वजों को, अपने मम्मी पापा को देखा होगा कि हाँ, हर फेस्टिवल पे हम एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो हम एक साथ ड्रेसिंग सेंस बना के जा रहे हैं, तो चीज़ें हम ट्रांसफर होती है हमारी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि जो कल्चर क्या है, ओवर द टाइम ग्रोथ होता रहता है। ये नहीं कि आज मैंने बोला कि हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही होता है, जरूरी नहीं कि साल दर साल, साल दर साल वही सेम एज इट इज चलता रहे। नहीं, कल्चर के अंदर चीजें एड ऑन भी होती है, कुछ माइनस भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होती है। तो कल्चर कीप ग्रोइंग ओवर द टाइम, हमेशा क्या होता है, ग्रो रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये ग्रो होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल म्यूजिक है, अब जो क्या है, पुराने जो गाने हैं, ठीक है, वो आज नई बीट के साथ स्टेज पर आ रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। आप उस चीजों में मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इवन उस चीज को फॉलो किया जा रहा है ना। जैसे पुरानी मूवीज के अंदर क्या होती थी, जो पैंट की जो आपने स्ट्रक्चर देखी हो, वो कैसी होती थी, कुछ ऊपर से ऐसे बिल्कुल टाइट होती थी और नीचे से ऐसे खुली होती थी, है ना। हिंदी जो सॉन्ग के अंदर मैंने देखा है। अब आज के टाइम भी ऐसी पैंट आती है, बट अब क्या है, जींस के फॉर्म में आ गई, पैटर्न स्ट्रक्चर वही फॉलो किया गया है। तो चीजें क्या है, ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। सिंबॉलिक एंड द मीनिंगफुल के बारे में बात की जाए, चीजें जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, कहाँ गया भाई वो, ये आपको इन चीजों में सिंबल नजर आ रहे हैं। एक पर्सन ने सहरा डाला हुआ है, एक पर्सन ने कोट पैंट डाला हुआ है, ठीक है। इस लेडी ने क्या किया हुआ है, इस तरीके के ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं, इन्होंने जस्ट ओनली व्हाइट ड्रेस डाली हुई है, राइट। तो ये क्या सिंबल्स है, ये आप ये सिंबल्स नजर कर रहे हैं कि भाई ये इंडियन कल्चर है और ये हमारे पास वेस्टर्न कल्चर है, समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास जो लैंग्वेज होती है, और इवन मैं ये कहूँ कि हमारा जो ड्रेस कोड होता है, फूडिंग सेक्शंस होता है, ये बता देता है कि हाँ, हम किस एरिया से बिलोंग करते हैं। ईटिंग विद द हैंड, अगर हम हाथ से खाना खा रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, साउथ इंडियंस से बिलोंग करते हैं। अगर हम स्पेशली स्पून से खाना खा रहे हैं, या फिर हम खाने के अंदर दाल रोटी, ठीक है, ठीक है, तंदूरी रोटी खा रहे हैं, तो हम नॉर्थन कल्चर से बिलोंग करेंगे, इंडियन नॉर्थन कल्चर से, राइट। शेप द पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को शेप देता है। दैट मीन्स अब जो चीजें आप सीख रहे हो, आपके बिहेवियर में नजर आएगा। आपको ये पता लगा कि हाँ जी, कोई गिर जाता है या फिर किसी को मदद की जरूरत है, तो आप उसकी हेल्प करते नहीं करते, तो आपके बिहेवियर में आ रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी में शो करेंगे कि हाँ जी देखो, 2 पर्सन खड़े थे यहाँ पर और एक ने हेल्प की है, एक ने नहीं की, तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी को शेप कौन देता है, कल्चर देता है, राइट। इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखो आप कहाँ से कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी से हम क्या सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, और कल्चर से एक दूसरे की ओर ट्रांसफर भी करते हैं। दैट मीन्स सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट भी। कल्चर डिपेंडेंट है सोसाइटी के ऊपर, नॉट आ वन पर्सन। हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति के ने जो फॉलो किया हम सभी के ऊपर फॉलो करेंगे, नहीं। यहाँ पर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी होती है जो एक तरीके के पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। इवन इफ अ पर्सन मिटिग्रेट टू द अनदर कंट्री, आप चाहे दूसरी कंट्री में चले जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं पंजाब से कई बार हरियाणा की ओर दौर भी होता है, दिल्ली की ओर भी दौर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं वहां, ये नहीं है कि मैं वहां जाने के बाद मेरे जो स्टेट के जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी मेरी जो बिलीफ है, जो भी मेरी वैल्यूज है, जो भी मैं फॉलो करती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं हरियाणा के अंदर आने के बाद, यूपी के अंदर आने के बाद मैं उस चीजों को भूल जाती हूँ, नहीं ना। वहां पे मैं अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में, इवन मैं बाहर चले जाऊँ, कनाडा चले जाऊँ या फिर यूएसए चले जाऊँ, यूके चले जाऊँ, तो मैं अपने इंडियन फेस्टिवल्स को भूल जाऊँ, हमारे जो फूड हैबिट्स को मैं भूल जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं उस चीजों को भी अपने एरिया के अंदर जहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्वाइव कर रही हूँ, मैं उसको वहां पे फॉलो करने की कोशिश करूंगी, और इवन मुझे देखकर ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो इस एरिया से पर्टिकुलर से बिलोंग करती है। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाते हैं बच्चे आपके दो पॉइंट्स हो गए हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एलिमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द कल्चर। अब जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, बिहेवियर, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, हमारे जो थिंकिंग पॉइंट है और फूडिंग सेक्शंस है, उनको डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे पास रिचुअल्स हैं, हमारी टेक्निकल स्किल्स होती है, टूल है, आर्ट्स है, फूड एंड ड्रिंक है, वैल्यू है, ये सारे के सारे हमारे कल्चर को बिलोंग बताते हैं। अगर एक तरीके के ये सारी चीज़ें पर्सन है,
फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मेरी क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ बच्चे एक तरीके से बिलोंग करते हैं, सबका मानना एक ही है, क्या सही है क्या गलत है, सबकी जो खाने की जो वैरायटी है, जो भी वो ड्रिंक लेना चाहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो वो क्या है, सबका सेम है, तो वो एक कल्चर से बिलोंग करना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं आपके माइंड से बिलोंग करता है, कॉग्निटिव लेवल से बिलोंग करता है। क्या कि जो आप विचार करते हैं, जो आपका जो विश्वास है, उसके बारे में बात की जाए। इवन वो विश्वास, ये जो आइडिया है वो ठीक हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता, बट आप उस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप उस चीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि ये जैसे कि बात की जाती है ना कि हम मोस्ट ऑफ आप पीछे आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर कि एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिले। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, मैंने बहुत बहुत ज्यादा देखे, इवन बच्चे भी कह रहे हैं कि मैम ऐसे करने से ना ऐसे हो जाता है। ऐसा विश्वास है, जस्ट आप मानते हैं, जरूरी तो नहीं है सेकंड पर्सन भी मानता हूँ, और एक जैसे मानने वाले विचारधारा को एक कॉन्सेप्ट में डाल दिया। कह रहे हैं कि पीपल इन द सोसाइटी एक्सेप्ट आर ट्रू, आप सोचते हैं वो ट्रू है, बट जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फैक्ट। वो साइंटिफिक फैक्ट पे बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सही भी हो नहीं भी हो, ठीक है। ये बट आर द डीपली रूटेड इन द ट्रेडिशंस, रिलीजन्स एंड द एक्सपीरियंसेस। आप चीजों को सीखते हैं, जैसे कहते हैं ना एग्जाम में जाने से पहले हम जब हम बचपन में थे, दही और चीनी, शक्कर या फिर कुछ भी मीठा खा के जाते थे। क्यों? ये बोला जाता था कि एग्जाम अच्छा हो। ये मेरी विचारधारा थी, और मैं हर बार एग्जाम में ऐसे ही जाती थी, और जिस दिन नहीं गए तो फिर ये पता लगा कि हाँ एग्जाम इसके बिना भी अच्छा हो सकता था। तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बिलीफ, कहते हैं ना कि बिलीफ बनता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि घर से जब निकलते हैं तो कुछ मीठा खा के जाना चाहिए, तो हम मीठा खा के जाने लगे। तो यहाँ पे बिलीफ है ये हमारा, समझ पा रहे हैं, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, हम इसको मानते हैं, जरूरी भी हो सकता है इसके पीछे कोई फैक्ट हो, है ना। ये एक्सपीरियंसेस है, ऑलरेडी ट्रांसफर की गई कॉन्सेप्ट है। बिलीफ क्या करते हैं, शेप देते हैं हाउ द पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, लाइफ एंड द सोशल इवेंट। किस तरीके से हम सोसाइटी के इवेंट्स को, लाइफ को समझते हैं। ये शक्कर वाला एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे भी अप्लाई होता है, इवन आपके यहाँ पे भी अप्लाई होता होगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए इंडियन कल्चर के हिसाब से, जो कर्मा कंसेप्ट है ये भी बहुत ज्यादा है, कि ये कहते हैं कि कर्म वापस लौट कर आते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे, दैट मीन्स जैसा आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ के अंदर आगे अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, किसी को हर्ट पहुंचा रहे हैं, तो जरूरी है, ये कहा जाता है कि ये कर्म लौट कर रहेंगे, अच्छा हो या कर्म बुरा, लौट के जरूर आएगा, है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, राइट। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जॉब कब लगेगी, हमारा करियर कब बनेगा, है ना, हम डिसीजन लेते हैं। वैल्यू के अगर बारे में बात की जाए, एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है कि ये कंसीडर किया जाता है कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत है, ठीक है। जैसे कि हमें बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों के से आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, हमें अपने काम के रिगार्डिंग, हमें अपने फ्रेंड्स के रिगार्डिंग, हमें अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग लॉयल रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अब मेरा काम क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको हर चीज वो दे सकूं जो मेरे पास है ना, नॉलेज के कॉन्सेप्ट से, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज के अंदर आता है कि व्हाट इज कंसीडर द राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड, इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए किसी काम अच्छा होगा, किसी के लिए कुछ काम अच्छा होगा, है ना। जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने बोला कि नहीं नहीं आप सभी को पढ़ना चाहिए। अब भाई किसी के लिए स्पोर्ट्स अच्छा होगा, बट वो स्पोर्ट्स में अपना 100% दे, ये नहीं है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, है ना। वैल्यू आर पास डाउन थ्रू द जनरेशन से पास होती है। अगर आपके पापा, ये होता है ना कि इनहेरिटेड भी होती चीजें, है ना, तो ये चीजें यहाँ पे आती है कि आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लोग हो गया, कस्टम्स हो गई हैं, प्रैक्टिसेस जो हम हमारे पास रूल रेगुलेशंस आते हैं, ठीक है। जो हम 30 त्योहार बनाते हैं, हमारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो पूर्वजों से चलता आ रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि हाँ इस त्योहार पे हम ये ड्रेस डाल रहे हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन का मतलब क्या हो गया, कस्टम से हो गया जैसे कि हम ये कह सकते हैं, हम सेलिब्रेशन जो करते हैं ना फेस्टिवल्स को, ठीक है, रेगुलरली जो हम चीजों को रिपीट करते रहते हैं और फिर हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं, है ना। तो जैसे कि दिवाली हो गई है, होली हो गई है, ईद हो गई है, क्रिसमस हो गया है, ठीक है, गुरु नानक जयंती जो होती है, ये सभी चीजें हम सेलिब्रेट करते नहीं करते हैं, ये एक इंडियन का ट्रेडिशन का पार्ट है। द कस्टम ऑफ द टचिंग द फीट of the elder, lighting the diyas
दिवाली पर हम सेलिब्रेट करते हैं। अप्लाइंग द मेहंदी ड्यूरिंग द वेडिंग, जब शादियां होती हैं तब हम क्या करते हैं, मेहंदी लगाते नहीं लगाते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे कल्चर से बिलोंग करते हैं, राइट। हमारे जो ट्रेडिशंस क्या होते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, कस्टम्स दैट आर द हैंडेड डाउन देयर फ्रॉम द पास्ट एंड हैव द सिंबॉलिक मीनिंग, हर एक चीज का मीनिंग होता है। जैसे कि दिवाली पर ये बोला जाता है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। होली पर क्या होता है, हम होली का दहन जो होता है वो इसकी सेलिब्रेशन किए जाते हैं, है ना। तो हर एक कल्चर के अंदर अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो सबका अलग अलग है ना। सबके अंदर जो कस्टम्स होते हैं वो सबके अलग अलग होंगे, है ना। चलो जी, लैंग्वेज की अगर बात की जाए, लैंग्वेज क्या है, एक तरीका है जिसकी मदद से मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा पा रही हूँ, है ना। तो ये जरूरी है, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि मैम आप हिंदी में कॉन्वर्सेशन कीजिए, तो मैं हिंदी में स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि ऑफलाइन लेक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैम प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, देन हम इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं। सो डिपेंड करता है कि हाँ जी हमारे ऑडियंस कैसी है, राइट। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, एक वे है, एक टूल है जिसकी मदद से मैं क्या कर पा रही हूँ, कम्युनिकेट कर पा रही हूँ अपने एस्पेक्ट को, अपने कल्चर्स को, अपने सिंबल्स को, अपने वर्ड्स को मैं आपको तक पहुंचा पा रही हूँ, ठीक है। अब आप सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है, थम्स अप होता है, ऑल द बेस्ट भी होता है ना। आप कहीं पर जा रहे हैं तो अच्छे से जाना, हम ऐसे करते हैं तो हमें बोलने की जरूरत होती है, बस हम ऐसे कर देते हैं। तो एक सिंबल है जिसका मतलब आपको भी पता है और इसका मतलब हमें भी पता है, ठीक है। ये विक्ट्री का साइन है, जब आप कोई चीज जीत जाते हैं या फिर एग्जाम में अच्छे से पास हो जाते हैं तो आप ऐसे करके फोटो क्लिक करवाते नहीं करवाते हैं, तो ऐसे करते हैं तो स्माइली का पास है। तो ये कॉमन सिंबल है जो कि आपको भी पता है और हमें भी पता होता है। गेस्चर के थ्रू हमें पता लग जाता है कि हाँ जी सामने वाला क्या करवाना चाह रहा है। अगर मैं बिना बोले ऐसे कहूं तो दैट मीन्स मेरी एक्सेप्टेंस नजर आ रही है कि हाँ मैं इस चीज से एग्री हूं, आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं गुस्से से बोल बात ऐसे गुस्से से मैं अपने एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आपको ये काम नहीं करना। जैसे छोटे बच्चों को अगर कंट्रोल करना होता है, हम अपनी मोस्ट ऑफ आइज के साथ कंट्रोल करते हैं, है ना। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ये हम ऐसे करते हैं तो दैट मीन्स है हम क्लैपिंग करते हैं उस बच्चे के लिए तो वो खुश हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंबल है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम सामने वाले को ऑपरेट कर पा रहे हैं, है ना। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड व्यू एंड थॉट प्रोसेस इन द कम्युनिटी, बताते हैं डेफिनेटली। आपने यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, सॉरी इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको समझ में आएगा, अलग हर हर जो कम्युनिटी होती है अलग अलग वो समझ जाती है। जिसको हिंदी समझ में आते वो हिंदी समझेगा, तमिल समझ में आते तमिल समझेगा, बंगाली समझ में आते बंगाली समझेगा। ये तो नहीं है कि हाँ बंगाली वाला ये है कि वो हमारे पंजाब के अंदर वाले समझ सकते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनको समझ में आएंगे, है ना। नॉर्म्स के अगर बारे में बात की जाए, नॉर्म्स आर द रूल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस बाय विच अ सोसाइटी गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। दैट मीन्स हमारे रूल, हमारे जो रेगुलेशंस होते हैं जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, राइट। समझ पा रहे हैं, जैसे कि फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, लॉज एंड द रेगुलेशंस जो ऊपर से हमें ऑर्डर होते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जो सोशली हम बना देते हैं, सोशली एक्सेप्टेंस होती है हमारी, ये कोई लिखित में नहीं होते, ये जस्ट हमें हमें पता है। नॉर्म क्रिएट द ऑर्डर एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सोसाइटी लाइफ। नॉर्म ये होता है कि हमें जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर्मल वियरिंग अ हेलमेट ड्यूरिंग द, आप राइडिंग कर रहे हैं बाइक की, ये जो लॉ में लिखा हुआ तो फॉर्मल नॉर्म्स है, रूल्स है। अगर मैं कहूँ कि रिमूव द शूज बिफोर द एंटरिंग द समवन हाउस इन द टेम्पल, ये इनफॉर्मल है, हमें अपने आप बनाया हुआ है, ये लिखित में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी के घर में या फिर किसी की भी पूजा के स्थान पर जा रहे हैं, किसी भी धर्म के पूजा के स्थान पर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, हम अपने शूज को निकाल देते हैं। तो क्या हमें ये लिखा हुआ है कहीं पर, नहीं ना, ये हमने सिखाया हुआ है, ये लर्न करवाया हुआ है। बट फॉर्मली क्या है, जो चीजें लिखित में होती है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। सिंबल्स आ गया समझ में, ये मैंने आपको बताया, गेस्चर हो गया, साउंड हो गया, इमेज हो गया, राइट। जैसे नमस्ते, क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे एक साथ में गर्दन हिला रहे हैं, राइट। आप किसी को रोज दे रहे हो तो ये एक प्रेम का प्रतीक होता है, राइट। फ्लैग होता है नेशनल प्राइड का प्रतीक है। तो हर एक चीज का सिंबल का स्पेशली एक आइडेंटिटी होती है, सेम कल्चर के अंदर सेम पीपल उसे समझ पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उस मीनिंग का कि क्या उसका मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। हर एक एरिया के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी अलग होता है। पंजाब के अंदर पंजाबी गाने सुने जाते हैं, हरियाणा के अंदर हरियाणवी गाने और हिंदी गाने सुने जाते हैं।
अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग सॉन्ग सुने जाते हैं, राइट। कथक हो गया, उड़ीसी हो गया है, भरतनाट्यम हो गया, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग जो डांस है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी के अंदर दिल्ली के अंदर जब परेड होती है, हर एक स्टेट के जो कल्चर्स होते हैं, हर एक स्टेट का जो सिंबल होता है वो एज ए रैली के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आपको पता चल जाता है कि देखो बंदे ने पग डाली हुई है तो दैट मींस पंजाब से, बंदे ने क्या किया, धोती कुर्ता दामन पहना हुआ है हरियाणा से, है ना, बोरला डाला हुआ है और ड्रेसिंग सेंस में घाघरा चोली है राजस्थान से। तो क्या दिखा रहा है, हमारी ड्रेसिंग सेंस और इवन डांस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कल्चर को समझ सकते हैं। सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है हर एक चीज में। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि जो आपके मोरल के अंदर आते हैं। देखो इंडिया के अंदर काफी सारे रिलीजन हैं, हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियंस है, सिक्किम है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। हर एक के अंदर अलग अलग जो पूजा का स्थान होता है अलग अलग होता है, कि यहाँ पर मंदिर होता है, कहीं पर मस्जिद होता है, कहीं पर गुरुद्वारा होता है। हर जगह एरिया अलग है, बट काम क्या होता है, प्रार्थना ही तो करते हैं हम अपने भगवान से कि प्रभु ऐसे 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 जो भी आपकी इच्छा होगी। तो इट्स प्रोवाइडिंग आंसर ए लाइफ ऑफ बिग क्वेश्चंस एंड इन्फ्लुएंस द रिचुअल एंड फेस्टिवल्स एंड वैल्यू एंड द लाइफस्टाइल। आपकी जो रिलीजन और जो स्पिरिचुअलिटी है तो ना, ये बताता है कि आप किस कहां से बिलोंग करते हैं, है ना। किसी ने सिर के ऊपर टोपी डाली हुई है तो दैट मीन्स वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है, इस्लाम समाज से बिलोंग करता है, वो कहाँ जाएगा, मॉस्क्यू के अंदर जाएगा। किसी ने पग डाली हुई है दैट मीन्स वो सिख पर्सन है ना, वो सरदार है, राइट। इसके अंदर भी मैंने आपको बताया काफी तरीके होते हैं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं। जो हिंदुज्म होंगे वो टेम्पल के अंदर जाएंगे, जो क्रिश्चियंस होंगे वो हमारे चर्च के अंदर जाएंगे। तो अलग अलग एरिया के अंदर उनके रिचुअल के हिसाब से वो अपने ईश्वर को पूजते हैं, है ना। और काम सबका एक ही होता है। फूड एंड द ड्रेस, ये मैंने आपको बताया। साउथ इंडियन के अंदर डोसा, इडली एंड सांबर को ज्यादा प्रेफरेंस की जाती है। नॉर्थन के अंदर रोटी दाल बटर चिकन की ज्यादा यूज की जाती है। ट्रेडिशनल ड्रेस की अगर बात की जाए तो सलवार कमीज कुर्ता पजामा, जो धोती कुर्ता और जो दामन होते हैं ये अलग अलग, सबके अंदर एक जैसा तो नहीं डाला जाता, है ना। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करती है कि इस कल्चर से इसमें यहाँ पे बिलोंग करता है पर्सन। समझ में आया, समझ में आया क्या, कल्चर के कंपोनेंट समझ में आए, बड़े इंटरेस्टेड थे। बिलीफ हो गया, वैल्यू हो गया, कस्टम एंड ट्रेडिशंस हो गए, लैंग्वेज हो गया है, नॉर्म्स हो गया, सिंबल हो गया है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट म्यूजिक, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, फूड एंड ड्रेस। एंड देन अब फाइनली बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द रिलीजियस सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। एंड देन अब फाइनली बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द रिलीजियस सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। क्या कहता है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां से क्या चीजें हम सीख रहे हैं, उस कम्युनिटी से हम जो सीख रहे हैं उसे हम बात की जा रही है। सोसाइटी और कल्चर का कॉम्बिनेशन को हम सोशो कल्चर इन्वायरमेंट कहते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। जैसे कि मैंने बताया ना, हम चीजें कहाँ से सीखते हैं, हम सोसाइटी से तो सीखते हैं, है ना। देखो बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज जो हम पीछे से पार्ट करते आ रहे हैं उसको देखते जाइए, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, काफी सारे जो वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी समझा चुका। ठीक है, अभी जो हम 23 पेजेस से अभी तक हम 10th पेज पे पहुंचे हैं। जो 10th पेज के अंदर हमने डिस्कस किया है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच द प्रीवियस कॉन्सेप्ट एंड द वीडियोस, राइट। वीडियोस पार्ट में आ रही है क्योंकि बच्चों ने बोला था कि मैम आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि अब की बार पार्ट्स में हम छोटा छोटा करके हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलो। क्या लिखा हुआ, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट रेफर टू द सोसाइटी एंड कल्चर इन विच द बिजनेस ऑपरेट, जहां पर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इट इंक्लूड, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, कि किस एरिया में क्या चीज सेलिब्रेट की जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को ऑफर दिया जाता है एप्लीकेशंस के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, स्विगी के ऊपर, ठीक है, जोमेटो के ऊपर। बिलीफ क्या है हमारे, क्या हम मानते हैं, क्या चीजें सही हैं, क्या मेरा लाइफस्टाइल है, जो ड्रेसिंग सेंस है क्या है, क्या मेरी एजुकेशन सेक्टर है, क्या मेरा डेमोग्राफिकल फैक्टर्स है, मींस की पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एज के अकॉर्डिंग क्या लोग क्या चीज प्रेफर करते हैं, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग क्या लोग प्रेफर करते हैं। ये सभी एलिमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं पर्संस की बाइंग बिहेवियर्स को, बाइंग पैटर्न को। और इस पैटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है बिजनेस को इनको भाई फॉलो करना पड़ेगा।
अगर इनको फॉलो नहीं किया तो बिजनेस मार्केट से आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्रिटिकल एलिमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं वेरी कहूँ उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, सोशली इंस्टीट्यूशंस एंड द सिस्टम। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? एक संस्था बोला जाता है जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जैसे कि आप अपनी फैमिली में रहते हैं, वो आपको बताती है क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। फैमिली बताती है कि आपको अपने जो बड़े हैं उनके जो पैरों को टच करके हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। क्या उन्होंने बताया हुआ है? किसी के घर में आप जाते हैं, किसी के टेम्पल को अंदर जा रहे हैं या फिर, तो हम अपने शूज को रिमूव करते हैं अपने फिट से, है ना, जूते उतार देते हैं, राइट। तो ये कौन सिखाता है? हमारी फैमिली सिखाती है। स्कूल जो हो गया हमें एजुकेशन देती है, ये जजमेंट करने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, हम में और आप में क्या डिफरेंस है, ये समझने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को समझने के लिए देता है या नहीं देता है, समझ पा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए हैं कि ग्रुप ऑफ द किसका? फैमिली का, स्कूल का, रिलीजन का, इकोनॉमिक का एंड गवर्नमेंट का। क्योंकि हर एक चीजें हमें कोई ना कोई चीजें सिखाती है। अब आप ये कहेंगे कि मैम गवर्नमेंट क्या सिखाती है? गवर्नमेंट रूल बनाती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी आप बाइक राइडिंग करें या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप रूल को फॉलो करें, आप हेलमेट वेयर करें, आप सीट बेल्ट लगाएं, आपके पास लाइसेंस प्रॉपर होने चाहिए, राइट या रॉन्ग। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो जरूरी है कि आपको उसकी हर चीज के बारे में पता हो कि कैसे यूज करना है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसको अगर आप ये सही नहीं हुआ तो आप उसके रिगार्डिंग आप केस भी कर सकते हैं। रूल्स बताती है नहीं बताती। तो इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, वो सभी एरिया जो हमें ज्ञान देती हैं, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे फैमिली हो गया, चाहे रिलीजन हो गया, इकोनॉमिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये एक ऑर्गेनाइज मैनर से होती है। वो हमें बताती है कि कैसे कैसे चीजें रन अप हो सकती है इजी वे से। ये गाइड करती है पीपल को कि कैसे हमें बिहेव करना है नेक्स्ट पर्सन के साथ, हमें बताती है कि हमें आपस में कैसे रहना है। अब मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, अगर दो सामने कोई मुसीबत नजर आ रही है या फिर कोई बच्चा गिर गया है या फिर किसी को हेल्प चाहिए, ठीक है, जैसे होता है ना कि ऐसे रोड ऐसे है, देन यहाँ पे नीचे चला जाता है, फ्लाईओवर पे यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे एक क्या है, रेडी वाला है या फिर रिक्शे वाला है, उससे अपनी गाड़ी आगे जानी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो कुछ लोग इसकी हेल्प कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। तो ये हम कहाँ से सीख रहे हैं? अगर मैंने किसी को यहाँ पर देखा तो क्या मेरी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही? सॉरी, उस पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही जिसको मैंने देखा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे भी कोई दिखेगा तो मैं क्या हेल्प करूंगी या नहीं करूंगी? डेफिनेटली करूंगी। तो ये क्या है, हमें सिखाता है कि कैसे हमारा बिहेवियर होने वाला है, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए नेक्स्ट पर्सन के साथ, हमें आपस में कैसे रहना चाहिए। जैसे फैमिली क्या टीच करती है, हमारी वैल्यूज क्या है, क्या सही है क्या गलत है, स्कूल क्या टीच करता है, हमें एजुकेशन देता है, गवर्नमेंट क्या टीच करता है, हमें लॉज क्या बने हुए हैं। ये इंस्टीट्यूशंस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये नहीं है कि फिक्स है। जैसे गवर्नमेंट्स के जो रूल्स है हेलमेट्स के रिगार्डिंग, पहले चालान जो होता था ना बहुत कम होता था, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो ये बिल्कुल खत्म नहीं होते, गायब नहीं होते, इवन ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है जो चीजें हमें। सोशल सिस्टम का मतलब क्या है? सोशल सिस्टम है जहां पर हम अपने सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, चीजों को देख रहे हो आप, जहां पर हम कह रहे हैं ना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारी फैमिली का, ज्वाइंट फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ज्वाइंट फैमिली में क्या होते हैं, दादाजी होते हैं, पापा जी होते हैं, है ना, मम्मी होती है, भाई बहन होते हैं। तो जो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, जो दादाजी होते हैं, वो सबसे ज्यादा लीडर पॉइंट होते हैं और वो ज्यादा केयरिंग पर्सन भी होते हैं उस पूरे घर के अंदर, और वो गाइड भी करते हैं कि हाँ क्या डिसीजन कब होना चाहिए, करते नहीं करते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द होम एंड द गाइड द फैमिली। ये क्या है, रूल्स है। मेंबर्स क्या है, पेरेंट्स गो द वर्क, चिल्ड्रंस गो द स्कूल। जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, सभी लोग अपने अपने काम पे जाएंगे और जब काम से वापस आएंगे तो एक साथ मिलकर रहेंगे, है ना। जब खाना खा रहे हैं तो एक साथ मिलकर रह रहे हैं, है ना। तो रूल क्या है, एवरीवन शेयर द फूड, हेल्प द ईच अदर, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ये कहीं ना कहीं रूल्स के अंदर आ जाएगा, है ना। सपोर्ट के बारे में बात की जाए, फैमिली हेल्प व्हेन समवन इज अ सिक एंड द ट्रबल। ये देखा जाता है कि जब बच्चे ये देखते हैं ना कि हाँ घर में कोई बीमार हो रहा है, किसी को जरूरत है, जैसे मम्मी को बहुत ज्यादा काम हो जाता है, मैं वैसे भी मैं आपको नॉर्मली कहती हूँ, चाहे लड़का है या लड़की, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन से आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो मम्मी अगर ज्यादा होमवर्क है मम्मी का, घर में क्या काम होता है,
खाने का काम होता है, सफाई का काम होता है ना। आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये आपको सिखाया जा रहा है, ये डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है कि नहीं जस्ट ओनली गर्ल्स ही है, जस्ट मम्मी की हेल्प करेंगे। नो, बॉयज भी हेल्प करते हैं और एक अच्छा एजुकेशन सब पेरेंट्स उनको दे रहे हैं, राइट। टुगेदर का मतलब क्या है, हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सिस्टम है। अब किसी मैंने बहुत सारी फैमिली के अंदर देखा है कि बॉयज काम नहीं करते, बट कई फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि बॉयज काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चे, इंपॉर्टेंस दोनों को एक जैसी होनी चाहिए, है ना। जो फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दोनों एरिया से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक सिस्टम है। तो सिस्टम क्या है, एक ऐसा तरीका है जहां पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर हम रूल्स हो गए हैं या फिर हम कहते हैं कि एक विचारधारा की पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉलो किया जा रहा है। इंडियन मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन अ वन हाउस। काफी सारी फैमिली में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ गांव में मैंने देखा है कि जो फैमिली है वो एक साथ रह रही है। बट जैसे जैसे आप अर्बन के एरिया में जाएंगे, शहरी की ओर जाएंगे, शहर की ओर जाएंगे, तो जो फैमिली है न्यूक्लियर होती आ रही है। न्यूक्लियर इन द सेंस मतलब इंडिविजुअल फैमिली रह रही है, एक परिवार है, उसमें कोई दादा दादी नहीं है, चाचा ताऊ अलग रह रही हैं, ऐसा है ना। बट जब एक फैमिली साथ रह रही है तो वो बहुत कुछ सिखाने को मिलती है, कैसे हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट रहना है ना। एक बिग टीम मेंबर की तरह हम कैसे रह सकते हैं। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। बिलीफ दैट मीन्स जो पीपल सोचते हैं, थिंक है, उनके जरूरी नहीं वो सही है नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर कंपोनेंट समझाए थे ना, ये कंपोनेंट समझाए थे, ये एज इट इज आपके यहाँ पर सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। सेंटिमेंट्स क्या है कि कैसा पीपल सोचते हैं, राइट। गोल क्या है, क्या लोग जो सोसाइटी है वो क्या चाहती है। नॉर्म क्या है, क्या रूल्स है, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। स्टेटस क्या है, हर एक इंसान चाहता है कि मेरा एक पर्सनली आइडेंटिटी और सोशली मुझे एक्सेप्ट किया जाए। पोजीशन क्या है बंदे की भाई सोसाइटी के अंदर, उसकी ड्यूटी क्या है, ये सभी सिस्टम में आ जाता है। रैंक का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट रैंक वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, 10th रैंक वाले को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। एडमिशन के टाइम जब आप यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्लियर कर देंगे, तो आप जब पीएचडी करने के लिए जाएंगे तो वहां पर इस तरीके की आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। रैंक वाइज आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी पर्सन को, ठीक है। पावर, आपके पास कितनी पावर है किसी चीज को करने के लिए। जैसे जो दादाजी के पास पावर होते हैं ना, वो घर के जो सबसे छोटा होता है ना बच्चा, जैसे उसको इतनी पावर नहीं होती। तो पावर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सेंशन का मतलब क्या है, सेंशन का मतलब क्या है कि जो आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दी जाती है। अगर आप, जैसे मैंने बोला ना कि बच्चों को अगर कंट्रोल करना है, अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि जैसे कि बार बार टैप को ओपन कर रहे हैं, टूंटी को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप वो बार बार ओपन कर रहे हैं तो आप उसको आंखों के साथ कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, तो मान जाएगा, ठीक है। और जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पैरों को हाथ लगाकर अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो आप क्लैपिंग बजा के उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देना, प्रेज करना, किसी को एक कंफर्टेबल जोन में लेकर आना। वो कब है, पर्सन उसी से सीखता है। छोटा बच्चे को थोड़ी ना पता है कि हाँ जब कोई बंदा जोर से बोल रहा है तो वो मतलब वो गुस्से में है, नहीं, वो बचपन से सीखता आ रहा है कि मम्मी जब जोर से मुझे बोलती है तो दैट मीन्स गलत बात है, मेरी गलत बात है, मुझे काम करना नहीं चाहिए, है ना। फैसिलिटी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज यूज टू द रीच द गोल। जब हम किसी पर्टिकुलर गोल तक पहुंचते हैं तो हमें जरूरी है कि हमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो होना चाहिए और जो रिसोर्सेज है वो होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे सिस्टम में आता है, ठीक है। ओके, सोशल ग्रुप के बारे में बात की जाए तो वो एरिया, वो सोसाइटी जहां पर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारी जो फैमिली है, फैमिली जो ग्रुप है वो उसी के अंदर आ जाती है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मेरी क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं और 80 स्टूडेंट्स में भी ग्रुप बना हुआ है। सबका मेन कुछ ग्रुप है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ जो बैक बेंचर्स हैं वो, उनका मोटिव कुछ अलग ही होते हैं। वो पढ़ते इवन नहीं है बट वो उनके अंदर ना कुछ अलग एनर्जी होती है। तो सबके एक ग्रुप है जिनका एक कॉमन गोल होता है। मेन बात है इनके अंदर एक कॉमन गोल होता है। उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सभी एक ही ओर दौड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया जाए क्रिकेट की टीम का, स्कूल के अंदर जो क्लासेस होते हैं, जो फैमिली होती है, सबका अलग अलग होता है। इसके अंदर हमारे जो अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं इनका रिलेशनशिप अलग मिलेगा, इनका रिलेशनशिप अलग होगा। और इन दोनों को कंपेयर करने जाऊँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। इनकी जो फीलिंग्स है, इनके जो कॉमन गोल है, इनका जो इंटरेस्ट, इनका जो बिहेवियर है, इनके अंदर जो फॉलो किए जाने वाले रूल है। अब जैसे कि जो बैक बेंच मैंने ऑब्जर्व किया मेरी क्लास के अंदर, जो लास्ट के जो बेंचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, टीचर के लेक्चर जब फिनिश हो जाता है उनका सबका मेन मोटिव है जरूर एक बार क्लास से बाहर जाना है और फिर उसके बाद आना है। ये जाए ना जाए बट ये इनका कन्फर्म है ये जरूर जाएंगे।
समझ में आ रहा है? इनका रूल बना हुआ है कि इनको रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो इनकी जो रिलेशनशिप है, फीलिंग है और जो हेल्पिंग नेचर जो होते हैं इनका, ये आपस में इनका इंटरेस्ट है, इनका जो सिमिलर बिहेवियर मिलेगा, इनके जो रूल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ कॉमन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सोशल जो वैल्यू है, वैसे इस चीज कॉन्सेप्ट को हम यूनिट नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। सोशल वैल्यू क्या है कि अगर आप जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। वैल्यू इन द सेंस कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो जरूरी है कि आपको डोनेट भी करना चाहिए, है ना। अगर आप आपके पास ज्यादा खाना बन जाता है, बच जाता है, तो आप उसको फेंकने की बजाय आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर आप किसी भी पशु को खिला सकते हैं। तो ये सही गलत का जजमेंट लेना, ये वैल्यूज के अंदर आती है। क्या अच्छा बिहेवियर है, क्या गलत है, ये कैसे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो सामने वाले को, ये आपके वैल्यूज के अंदर आते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब, दीज आर द बिलीव अबाउट द व्हाट इज गुड एंड द राइट इन द सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ऑनेस्टी ऑन रिस्पेक्ट एंड द इक्वालिटी, हेल्पिंग द गाइड हाउ द पीपल लिव एंड ट्रीट द ईच अदर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। हर एक डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, एटीट्यूड भी हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 के अंदर आ जाएगा, बट सिंपली मैं आपको बता देती हूँ। किसी चीज को आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने कहा कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपके लिए स्टडी कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। बट किसी के लिए स्पोर्ट्स अच्छा है, पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको, तो उसको पढ़ाई के लिए ना उसका नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। अब आप ये सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा होता कि हाँ भाई एटीट्यूड का मतलब कुछ और होता है। नहीं, एटीट्यूड होता है देखने का नजरिया, कि आप किसी एस्पेक्ट को, किसी प्रोडक्ट को, किसी पर्सन को किस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एटीट्यूड इज आवर माइंड सेट, कि आपका आपका माइंड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या कह रहा है, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या कह रहा है, ठीक है। our mind and the opinion about the people, things and situations whether we like or them। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव, ये ना 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एंड देन उसके बाद एक न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव का मतलब है किसी चीज के रिगार्डिंग आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होना, कुछ अच्छा आप सोच पा रहे हो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी का ही मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगा, कुछ बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। इफ यू लाइक हेल्पिंग द अदर, अगर आप पसंद है आपको दूसरों की हेल्प करना, तो आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक काइंडनेस की आपके अंदर फीचर नजर आएगी, है ना। अगर आपको क्या है, आप पढ़ना पसंद नहीं करते, तो आपके लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, किसके लिए, स्कूल वर्क के लिए या फिर स्कूल होमवर्क के लिए। एग्जाम आएगा तभी एक दिन रात पहले पढ़ लेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसके अंदर आप अच्छा सोचते हैं, आप होपफुल रहते हैं, उम्मीद रहती है कि हाँ अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा, कभी ना कभी तो होगा। नेगेटिव इन द सेंस कि कहीं हमेशा आप कंप्लेन करते रहते हो कि ये मैडम तो अच्छा पढ़ाती नहीं है ठीक है, हमेशा जब भी हम आते हैं तो क्लास में लाइट नहीं होती है, ये अक्सर बच्चों ये मुझे कहते रहते हैं, है ना। तो अगर आपको भी कुछ कंप्लेन हो मुझसे, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि मैम इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से पढ़ा दीजिए, हम मैं वैसे ही आपको अडोप्ट कर लूंगी। क्योंकि तो ये आपको भी सजेशन है, ये आपको भी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी आइडिया देना चाहते हैं, आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। सो समझ में एटीट्यूड क्या है, वो नहीं है जो आप सोच रहे थे, ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स एक ग्रुप और सोसाइटी है जहां से आप चीजों को सीखते हैं। सिस्टम दैट मीन्स जो आपके यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। सोशल ग्रुप का मतलब क्या है, वो एरिया या फिर कम्युनिटी, ठीक है, जहां पर कॉमन गोल के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। वैल्यू दैट मीन्स ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। एटीट्यूड दैट मीन्स पर्सनल फीलिंग क्या है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, पीपल के रिगार्डिंग। जैसे कि आप ना, इसके अंदर एक और एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे कि आपने अगर किसी को देखा हो कि एक पर्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया, हेल्प कर रहा है किसी पर्सन की, तो आपका उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव, इसे बोलते हैं हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट। हेलो होता है पॉजिटिव बनना किसी के रिगार्डिंग आपकी माइंड में इमेज, हॉर्न होता है नेगेटिव इमेज। अगर बंदा कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आपने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो देखो कैसा गंदा इंसान है कि ये हेल्प नहीं कर रहा। भाई आपको थोड़ी ना पता है, क्या पता उसको चोट लगी है या फिर उसी को हेल्प की जरूरत हो। तो आप देखकर उसके रिगार्डिंग आपकी माइंड में इमेज बन रही है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो चलो, कितने कॉन्सेप्ट हो गए हमारे पास एलिमेंट भी हो गए हैं, क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द सोशल कल्चर इन्वायरमेंट भी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि हाँ जी डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब आप किसी सोसाइटी में जाते हैं ना,
बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट को नया लॉन्च करने के लिए, तो ज़रूरी है उसके डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को भी डिस्कस करें। मैम ये डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? जब आप उससे पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन से इंटरेक्ट होते हैं ना, उस पॉपुलेशन की हर एक फीचर के बारे में जानते हैं, उसे हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कहते हैं। पॉपुलेशन की फीचर इन द सेंस जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके अंदर इनकम लेवल कैसी, किस इनकम के लोग रहते हैं, एजुकेशन लेवल क्या है, फैमिली साइज क्या है, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये देखना कि आपके उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस उम्र के लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा एल्डर है, यंगस्टर है या फिर ओल्डर है, या ये देखना कि ज्यादा मेल है या फीमेल्स है, ये देखना कि आपके यहाँ पर जो इनकम का लेवल हाई है, एवरेज है, लो है। क्योंकि बच्चे इन सभी एस्पेक्ट को देखेंगे तभी तो उसी लेवल का प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको मिल्क का एग्जांपल दूं, अब मिल्क की जो 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 पैकेट आता है, जो थैली आती है दूध की, वो आपको काफी सारे रेट में मिलेगी। भाई इतने रेट में मिल क्यों रही है? जैसे कि एक आई थिंक 21 में आती है, 26 में आती है, पता नहीं 28 में आती है। फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल खुद बना लेते हैं अपन, ठीक है, 34 में आती है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेट क्यों रखने लगे? भाई है तो दूध ही। क्यों? क्योंकि पर्सन की इनकम लेवल को इन्होंने बायफॉर्गेट कर दिया, पर्सन की इनकम की को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर इस प्राइस को रख दिया। ठीक है, आपको हर चीज हमेशा 2 रेट में मिलेगी, 2 या 3 रेट में मिलेगी। क्या कहेंगे कि नहीं नहीं इसकी क्वालिटी ये तो इस कंपनी का, ये उस कंपनी का। अरे भाई क्यों है? क्योंकि कस्टमर्स के पॉकेट को देखकर, कस्टमर की फीचर को देखकर उन्होंने क्या किया है, चीजों को बायफॉर्गेट कर दिया। ठीक है, ये सभी के सभी फैक्टर्स है जो कि जरूरी है बिजनेस के अंदर जब डिसीजन लिया जाता है तो इनको ध्यान में रखना कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और वो कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ सेल करना है और किस एरिया के अंदर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अगर किसी कॉन्सेप्ट को हमें सेल आउट करना है। बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें ये देखना है, नो करना है, जानना है कि भाई हमारे कस्टमर कौन है, रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे कस्टमर है या फिर पुअर है या मिडिल मैन है ना। लोगों की नीड क्या है? देखो हर एक सोसाइटी के अंदर डिपेंड करता है उसकी कैटेगराइजेशन के ऊपर कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी मार्केट के अंदर उसकी रिकमेंडेशंस क्या है। मार्केट के अंदर अगर उसे बेटर डिसीजन लेना है तो जरूरी है कि डेमोग्राफिक के इन सभी फैक्टर्स को बहुत इन डेप्थ में डिटेल में समझना होगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है बट फिर भी हम क्या करते हैं, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। पॉपुलेशन का साइज एंड ग्रोथ रेट के बारे में बताते हैं। इंडिया को पता है तुमने, पहले लास्ट कुछ सालों पहले इंडिया हमारे सेकंड नंबर पे थी पॉपुलेशन में, अब वापस फिर अगेन क्या हो चुकी है, फिर अगेन हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ गई इंडिया। तो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, क्या मार्केट में लोगों की डिमांड नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? किड्स की प्रोडक्ट्स ज्यादा वैरायटी में आएंगे नहीं आएंगे? तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, जो पॉपुलेशन का साइज है, ग्रोथ रेट है, हमारी क्या हो रही होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारी मार्केट बड़ी होगी तो सिंपल सी बात है, हम हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा ड्यू टू देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी तो हमारे पास प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा आएंगे। सबसे ज्यादा बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो सिंपल सी बात है पॉपुलेशन किसकी ज्यादा हो रही है, हमारे पास जो बेबी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके रिगार्डिंग जो उनके प्रोडक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर हो। एज कंपोजिशन के बारे में बात की जाए तो मीन्स की ये देखना सोसाइटी के अंदर कितनी, किस तरह की जो पॉपुलेशन है, ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बड़े हैं, मतलब एडल्ट है या फिर ओल्ड एज पर्सन है। क्योंकि उसी के हिसाब से देखो, अगर मैं कहूं कि पिज्जा खाना है, क्या पिज्जा जो बुजुर्ग पर्सन है जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, क्या उनको ज्यादा पसंद हो गया, उनको दाल रोटी पसंद हो गई? सोचो इस बात को, तो समझ पा रहे? तो एज फैक्टर। ड्रेसिंग सेंस के अगर बारे में बात की जाए, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात की जाए, बड़े बुजुर्ग मोस्ट ऑफ देखा जाता है कुर्ता पजामा डाल के खुश हो जाती है ना। बट आज की जो यूथ है, क्या उसको हम कुर्ता पजामा डाले तो ठीक है वो खुश हो जाते हैं, बट उनके लिए वैरायटी चाहिए, उनको जीन्स भी चाहिए, उनको फॉर्मल पैंट भी चाहिए, उनको चेक वाली शर्ट भी चाहिए, उनको सिंपल शर्ट भी चाहिए, वैरायटी चाहिए नहीं चाहिए? बट अगर बात की जाए ओल्डर एज की तो उनको एक सिंपल कुर्ता पजामा है बट कलर अलग हो जाएगा, वो मैटर करते हैं, है ना। तो एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है। टॉय है, गैजेट है, फैशन है, एजुकेशन है। अगर बट एल्डर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या डिमांड होगी, उनकी मेडिसिन के रिगार्डिंग डिमांड होगी, उनके हेल्थ केयर की डिमांड होगी, उनकी जो ओल्ड एज जो सर्विसेज होती है, ठीक है, घुमाई फिराई की जो सर्विसेज होती है, वो आप उनको देंगे।
तो लार्जर पॉपुलेशन ये देखा गया है इंडिया के अंदर 15 से लेकर 59 ईयर ओल्ड पर्सन से यहाँ पर देखे गए, और तो उन्हीं के हिसाब से समान बनता है। ठीक है, जेंडर कंपोजिशन या फिर मैं कहूँगी सेक्स रेशो, जो फीमेल्स हैं मेल के बेस में आपने क्या किया गया, बायफॉरगेट किया गया। अब इंडिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल प्रोडक्ट है पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के अंदर अभी भी थोड़ा कम है, बट इतना कम नहीं है। जैसे ये कह सकते हैं 1000 के ऊपर 900-910 के करीब है ना। ये इफेक्ट करता है पॉलिसीज के ऊपर, मार्केटिंग एंड सोशल प्लानिंग के ऊपर, कि हाँ किस तरीके से हम किस सामान को ज़्यादा लॉन्च करने वाले। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशंस, ये भी देखा जाता है कि हाँ पॉपुलेशन किस एरिया में ज़्यादा है, कि आपके रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। अब आपको पता है जो मोस्ट ऑफ कंपनीज है, जैसे कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मैंने ऑब्जर्व भी किए। जब हमारे नानी के घर चले जाते हैं, हम नानी के चले जाते हैं, तो वहाँ पे जोमेटो, स्विगी, ओला, इनकी सबकी कोई फीचर नहीं है, इनकी कोई सर्विसेज नहीं है। बट जैसे ही हम हमारे शहर में जाते हैं तो वहाँ पे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, इन सब की इनके डिलीवरी बॉयज आ सकती हैं, बट गाँव में इनकी विजिबिलिटी नहीं है, गाँव में इनकी रीच नहीं है, राइट, हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अर्बन एरिया के अंदर इन सभी कंपनियां क्या करती है, अपने आप को मोस्टली स्प्रेड करते हैं, बट आप रूरल एरिया के अंदर इन की ग्रोथ नहीं देखेंगे, है ना। तो क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन गांव से लोग क्या कर रहे हैं, छोड़कर शहर में आ रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि गांव में पॉपुलेशन कम है, तो सिंपल सी बात है, लोग डिमांड भी कम करेंगे, और गाँव के लोग ये एज्यूम किया जाता है, बट ऐसा सही नहीं है। ये मेरे को लग रहा है कि ऐसा सही है, बट लोगों की विचारधारा है कि गाँव के लोग क्या करते हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने नियर बाई शॉप से बाय करना, है ना। ठीक है, लिटरेसी एंड एजुकेशन के बारे में बात की जाए, एजुकेशन भी मैटर करती है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, वो क्या करते जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को अडोप्ट करने में नई नई चीज़ों को अडोप्ट करने में, फॉरेन से जो प्रोडक्ट बन कर आया है उसको इजिली अडोप्ट करने में रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसका एप्पल के फोन का, आईफोन का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले 15 प्रो आया, फिर 16 प्रो आया, अब आने वाले पहले 14 प्रो आया, फिर 15 प्रो आया, फिर 16 प्रो आया, है ना। अब जैसे जैसे ईयर टू ईयर पास आउट होते जा रहे हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन क्या लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करे नहीं कर रहे हैं, पुराने फोन्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही नया आना है वैसे ही आप उसको अडेप्ट कर रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप चीज़ों को ईजिली, नई चीज़ों को ईजिली अडेप्ट करने में रेडी रहते हैं। ठीक है, अगर आप लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अडोप्ट नहीं करेंगे, आप हेजिटेट करेंगे कि है कैसे यूज़ करेंगे, है ना। इनकम लेवल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इनकम लेवल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रिच पर्सन होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन सभी फैसिलिटीज़ के ऊपर, जैसे कार हो गया, घर की जो फैसिलिटीज़ हो गई है, मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्रांडेड जो क्लॉथ्स हो गए हैं, ठीक है, जो उस घर में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, एप्लियंसेस होते हैं, इन सभी का, मीन्स की जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो इवन शूज़ जो हमारे ब्रांडेड होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कैसी है। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपकी एरिया में सबसे ज़्यादा आपको शोरूम देखने को मिलेंगे, है ना। और अगर इनकम थोड़ा मीडियम है तो क्या होगा, आप नॉर्मल चीज़ें परचेज करेंगे। जैसे अंदर मैंने बताया मिल्क के पैकेट का, दूध के थैली का एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया, ठीक है, समझ में आया। चलो तो टॉपिक नंबर 6 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ड्यूलिज्म इन इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ द अनइवन इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आया। चलो तो टॉपिक नंबर 6 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ड्यूलिज्म इन इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ द अनइवन इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि पूरी सोसाइटी को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है जो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन सोसाइटी है, और एक पार्ट है बहुत ही पोरेस्ट, जो चीजों के लिए रिगार्डिंग स्ट्रगल कर रही है। जैसे कि आप इस इन पिक्चर्स के दौरान देख पा रहे होंगे, ये एक अर्बन सिटी है, और ये एक ऐसा रूरल एरिया है, या फिर मैं कहूँ कि गांव विलेज है, उसमें इसमें पिक्चर आपको कुछ ऐसी मिलेगी, जो सड़कें हैं, जो रोड है, आपको ऐसे मिलेंगे। बट इधर साइड कैसे मिलेंगे, प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी आपको, ठीक है, आपको रेड लाइट भी मिलेंगी, जो कहते हैं ना कि ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं, वो सभी चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पर देखो आपको गंदगी भी मिलेगी, बट यहाँ पे बहुत चीज़ें सफाई भी मिलेगी। तो एक ऐसी सोसाइटी लोगों ने खुद ने बना रखी है कि एक तो पूरा प्रॉपर रिचेस्ट पर्सन की है, और एक प्रॉपर पोरेस्ट पर्सन की है। एक चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, एक बिल्कुल लुत्फ उठा रहा है, मजे उठा रहा है, बिल्कुल मजे में है ना। तो ये कह रहे हैं कि इनकम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण हमारा जो इंडिया है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ड्यूलिज्म का मतलब क्या है कि जो रियलिटी क्या है,
एक साइड दोनों एक साथ चलती है ना, साइड बाय साइड दोनों चीजें चलती हैं। टू वेरी डिफरेंट रियलिटी एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन अ कंट्री। दो चीजें हमेशा साइड बाय साइड दोनों चीजें चलती रहती है। एक साइड है कि आपकी रिच मॉडर्न एंड अर्बन सिटी, जहां पर पीपल क्या करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं अच्छे रोड्स का, हॉस्टल्स का, होटल का, स्कूल्स का एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और एक तरफ पीपल क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को एक पुरानी चीजों से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। विलेज हो गए, स्लम एरिया हो गए, स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक नीड को भी अचीव करने के लिए। आपको मुंबई के अंदर काफी सारी स्लम एरिया बताया जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहा जाता है कि जो स्लम एरिया है मुंबई के अंदर है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने खाने के लिए, अपनी खुद की सर्वाइविंग के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसी मुंबई के अंदर एक ऐसा एरिया है जहां पर केवल रिचेस्ट पर्सन रहते हैं, रिचेस्ट सोसाइटी रहते हैं, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की भी सर्विसेज, और इन वाले एरिया के लिए जस्ट ओनली आप खुद एक एज अ सिक्योरिटी गार्ड है ना। तो वाई द ड्यूलिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया, क्यों ड्यूलिज्म एग्जिस्ट है, क्यों मतलब भारत के दो पार्ट्स किए गए हैं। हर एक सोसाइटी के अंदर है पार्ट, डेफिनेटली है। तो यहाँ पर पुअर एरिया के अंदर एज पर देयर इग्नू कंटेंट, ये मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है। कभी आप ये कहेंगे मैम आपने कैसे अपने आप को यहाँ पे बाइफर्केट कर लिया, नहीं, एज अ पर द इग्नू कंटेंट, राइट। रीजन क्या है, चीजें अनइक्वल डेवलपमेंट है। अब जैसे हर एक कंपनी चाहती है अपना प्रॉफिट कमाना, तो क्या चाहेगी, अपना बिजनेस को मैं अर्बन एरिया में सेट करूं, जहां पर कस्टमर होंगे वहीं तो सेट करेगी। अब रूरल एरिया के अंदर पर्सन सेट ही नहीं कर रहे, है ना। तो रूरल एरिया के अंदर लोगों के अंदर रोजगार की कमी होगी, तो इस वजह से कंपनी करेंगे, कंपनियां जो जितनी भी कंपनियां शहर में आ रही है भाई, तो जो गांव के लोग अपने आप को छोड़कर शहर में आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो अनइक्वल चीजें होना, चाहे वो चीजें आपकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, एजुकेशन के रिगार्डिंग है, हेल्थ के रिगार्डिंग है, या फिर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है। समझ में आया। तो व्हाट इज द अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वही बात, चीजें अनइक्वल है, बराबर नहीं बांटी हुई है, अनइक्वल है। जो पर्सन पीपल जो रिच हैं तो वो रिचर हैं, ठीक है, और जो पुअर हैं तो वो पुअरर है, ठीक है। जो इनकम टैक्स के अंदर बात की जाए ना, रिचर बिकम द रिचर एंड पुअर बिकम द पुअरर। तो यहाँ पे ये रहते ही रहते हैं। रीजन क्या है, जो भी मैंने बताया, लैंड की जो ओनरशिप है, बिजनेसमैन है, जो मोर मनी गोज टू द सिटीज की हो जाती है। बैंक लोन किसे देती है, मोस्टली अपने बिजनेसमैन लोगों को देती है, पुअर लोगों को ये कहती है कि पहले अपने सिक्योरिटी लेकर आओ, ठीक है। करप्शन भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया। तो ड्यूलिज्म कुछ नहीं है, ड्यूलिज्म ये है कि हमारी पूरी सोसाइटी को एक दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक रिचर सेक्शन होता है, एक हमारे पास पुअर सेक्शन होता है। रिचर सेक्शन के अंदर हर चीजों की फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, और जो पुअर सेक्शन होते हैं उनके अंदर जो फैसिलिटी है, हमें उन चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें चीजों को एक्वायर करना पड़ रहा है। एक सोसाइटी बिल्कुल अच्छी चकाचक नजर आ रही है, दूसरी तरफ क्या है, आपको स्ट्रगल नजर आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, कंज्यूमरिज्म इन इंडिया। क्या कहना, सबको पता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, क्या ये सही टर्म है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। इवन जब मैंने अपने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, या फिर काफी सारे कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मैंने खुद ने बोला हुआ है कि हाँ जी कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, क्या ये रियलिटी है। वैसे सही बोला जाए तो ठीक भी है एक तरफा, और दूसरी तरफा देखा जाए तो कंप्लीटली ठीक नहीं है। मींस की स्टेटमेंट सही भी है सही भी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से हम इसको हाँ नहीं कह सकते। क्यों, अब देखो चीजें ना धीरे धीरे बदलती हैं। जैसे कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के क्रॉस होने के बाद ना इंडियन मार्केट क्या हो चुकी है, काफी सारे ब्रांड को, काफी सारी कंपनीज को उन्होंने इन्वाइट किया है ना। चीजों के अंदर वैरायटी आनी शुरू हो गई है। ये अदरवाइज पहले क्या था कि जो प्रोडक्शन कंसेप्ट सुना है आप लोगों ने, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अगर आपने आपके एरिया के अंदर MC06 है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर था, पता नहीं सेकंड चैप्टर था। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहते हैं कि जो सेलर होता है ना, या मैं कहूँ कि जो प्रोड्यूसर होता है, वो क्या करता है, बल्क में चीजों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इस तरीके से प्रोड्यूस करता है वो सभी के सभी सिमिलर होती है। कस्टमर को कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि हमारे पास वैरायटी मिलेगी, नहीं, जो सामान सेलर ने बना दिया वो ही एज इट इज बनाना है। बट आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन एंड द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद क्या हुई है, आप मार्केट को एक्सपेंड कर पाए हैं, आपको वैरायटी मिलने लगी है। अब एक चीज की काफी सारी वैरायटी, अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए तो क्या है, आप कोई भी वियर ले सकते हैं। अगर आपको ड्रेस करना है तो आप कोई भी वियर कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आपके पास वैरायटीज हो गई है, ब्रांड्स की ऑप्शंस हो गए हैं, ठीक है।
जैसे कि गुड साइड क्या है हमारे लिए, इसकी अच्छी बात क्या है, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। और कंपनियां जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो भी आपको एग्रेसिव करते हैं, आपको कार लेना है, आपको घर बनाना है, तो हम आपको होम लोन, आपको कार लोन, ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो इजिली आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए एग्री हो रहे हैं, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को compete कर रही है, फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, हम उसकी देख रहे हैं कि यहाँ कैसा पैटर्न ये फॉलो कर रही है, फिर हम भी उनको यहाँ पे अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। बट कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि जो कंपनीज हमारे पास यहाँ आती है वो सही क्वालिटी दे, सही फीचर्स दे, आफ्टर सेल सर्विस सही दे रही है नहीं दे रही है, या फिर ऐसा है जैसे इंश्योरेंस के अंदर होता है। आपने ओ माई गॉड आई थिंक मूवी है जिसके अंदर जो उसकी दुकान है वो गिर जाती है और इंश्योरेंस उसने करवाया हुआ था 1 करोड़ रुपए का, तो उसने केस किया था कोर्ट के अंदर कि भगवान ने कह रहे कि भगवान ने मेरी जो है दुकान को गिराया, मुझे क्लेम दो। और कंपनी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्लेम ये जो नेचुरल क्लाइमेट के कारण जो डिस्ट्रॉय हुआ है आप चीज़ों का सामान, हम उसका क्लेम नहीं करेंगे। तो चीज़ें अगर हिडन है, तो अगर वो आपको नहीं बताई जा रही तो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत है। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बायर के लिए एक प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि जहां सेलर को जरूरी है अपने बायर को सामान बेचने से पहले आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होना ठीक बात है, बट कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत की बात भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कंज्यूमर इज विदाउट अ क्राउन, जैसे इसमें बोला गया है कि एक जैसे पीपल लाइक अ किंग और द लीडर एंड द पीपल एडमायर हिम, ही इज नॉट द ऑफिशियली गिवन अ टाइटल ऑफ द किंग। जैसे कि लोग अपने आप ही अपने आप को समझ लेते हैं ना, जैसे क्लास के अंदर बिना मॉनिटर अपॉइंट किए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर फीचर होती है लीडरशिप की, वो खुद ही गाइड करना शुरू हो जाते हैं, उनको कोई ऑफिशियली टैग नहीं मिला कि हाँ तुम ये हो। समझ पा रहे हो। तो कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट, ये एक स्पेशली नॉर्मल टैग दिया गया है, बट ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि कंज्यूमर ही किंग है मार्केट का, ठीक है। बिकॉज दे हैव द चॉइस, उसके पास चॉइस है, ऑप्शंस है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को खरीद सकता है, बट नॉट फुल्ली प्रोटेक्शन और द इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स उसको प्रॉपरली ये कह सकते हैं प्रोटेक्शंस नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को वो यूज करने में हेजिटेट करता है। भाई क्यों करता है? क्योंकि लैक ऑफ द नॉलेज है। तो कंज्यूमरिज्म क्या है? एक मूवमेंट है, एक अभियान कह सकते हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बायर को फ्रॉम द चीटिंग एंड द पुअर क्वालिटी एंड द अनफेयर प्रैक्टिसेस डन बाय देयर इज अ सेलर। सेलर के द्वारा जो भी प्रैक्टिसेस जो अनफेयर है, फॉल्टी है, उनके रिगार्डिंग हमारा एक स्टेप है। फिलिप कॉटलर जी ने एक डेफिनेशन दी है कि एक सोशल मूवमेंट है जहां पर इंक्रीज किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है राइट के ऊपर, पावर के ऊपर, किसके? बायर के। किसके रिगार्डिंग? सेलर के रिगार्डिंग। ये एग्जाम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट ऊपर इसलिए समझाया कि समझ में आए कि हाँ कंज्यूमर का, सेल बायर का किस तरीके से एक्सप्लॉटेशन हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, गोल ऑफ द कंज्यूमरिज्म का गोल क्या है? अब यहाँ पे क्या है, जब कोई सेलर सामान बेच रहा है तो बायर को पूरा अधिकार है कि भाई वो सामान बिल्कुल जांच पड़ताल करके ले। ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि ये लेंस के थ्रू देखे कि हाँ जो कंडीशंस लिखी हुई है मैं उसको पूरे ऊपर तरीके से पढ़ सकूं, जो गारंटी दे रहा है क्या वो प्रॉपर अप्लाई हो रहा है, कंज्यूमर का क्या राइट है, ये सभी चीजें वो इजिली आइडेंटिफाई कर सके। प्रोटेक्ट करेगा बायर को, किससे? उसकी एक्सप्लॉटेशन से, कि उसका शोषण ना हो, कि ये ना हो कि हाँ जो सामान 10 रुपए का उसको आप 20 रुपए में बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप किसी टूरिज्म प्लेस पे चले जाते हैं तो अगर आपको जो पानी की जो बोतल है, वाटर बोतल है, वो 20 रुपीज की मिलती है और वहां जाकर आपको 80-100 रुपीज की मिलेगी। क्यों? लोग उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लॉटेशन नहीं करनी चाहिए। मेक द सेलर ऑनेस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबल। सेलर को जरूरी है कि वो अपने काम से ऑनेस्ट रहे। अगर कोई सामान एक्सपायर है या फिर गलत है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो समोसे सुने होंगे सबने, राइट, सबने सुने होंगे। अगर समोसे पिछली रात के हैं, ठीक है, आज क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संडे है, ठीक है, अब मंडे को कोई सामान खरीदने के लिए आ रहा है, तो संडे के वाले दिन क्या कहेंगे, संडे के जो समोसे बने थे मंडे को कोई खरीदने आ रहा है, बचे हुए दुकानदार ने क्या किया, नेक्स्ट डे आपको सप्लाई कर दी, तो गलत बात है भाई, उसको आपको हेल्थ इशू हो सकता है। एजुकेट करें अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को, कि हाँ जी आपका राइट ये है, अगर आपको सामान में कोई दिक्कत मिले ना तो आप कंप्लेन कर सकते हो हमारे और भी कंपनी की तरफ से भी।
बताना पड़ेगा भाई उसको। इम्प्रूव करे क्वालिटी को, सेफ्टी को, एंड प्राइसेस को। समझ पा रहे हैं? प्रोवाइडिंग द वे ऑफ टू कंप्लेन एंड गेट द जस्टिस। आप उनको तरीका बताए कि हाँ किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को अपना जस्टिस ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कंज्यूमर जो मूवमेंट है ये वर्ल्ड के अंदर 1800 के अंदर आया था, बट इंडिया के अंदर इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? अरे भाई कहाँ गया? इंडिया के अंदर ये धीरे धीरे करके बहुत बाद में आया था। ठीक है, आप इसको याद, ये जस्ट गो थ्रू करना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है कि किसने किया था। इसके अंदर कंज्यूमर राइट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था, जॉन केडनी ने। ठीक है, राइट टू द सेफ्टी, राइट टू द इन्फॉर्म, राइट टू द चॉइस, राइट टू द हियर। ठीक है। और इंडिया के अंदर क्या हुआ था, ये धीरे धीरे करके 4 स्टेप में आया था। सबसे पहले अवेयरनेस आई थी। अवेयरनेस कैसे आई थी? एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, इंटरमीडिएरीज जितने भी होते हैं, आर्टिकल के थ्रू, पब्लिक के न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इनके थ्रू। एक्शन का दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को खत्म कर रहे हो जो गलत है। ठीक है, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार कर रहे हो आप। ठीक है, चीज़ों को खत्म कर रहे हो। प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? आप चीज़ों को बचा रहे हो, मतलब कंज्यूमर को गलत, उनके साथ गलत होने से बचा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। प्रोफेशनल स्टेज का मतलब क्या है कि जो एनजीओज है, कंज्यूमर का जो ग्रुप है प्रोटेक्शन करने के लिए, वो क्या कर रहा है, इनके लिए स्पेशली एक सिस्टम बना रहे हैं, इनके लिए स्पेशली अवेयरनेस फैला रहे हैं, फिर इनके रिगार्डिंग आपके रूल रेगुलेशन बने। तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके चीजें आई थी, ये नहीं था कि हाँ सीधे ही आते ही रूल बना दिए ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, अब 2019 आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन भी आई थी मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, कुछ लॉ भी बनाए थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, अब आप इसको याद भी कर सकते हैं 2019। एंड सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो 1940 है। फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बात की जाए 1956 है। कंपटीशन एक्ट जो आपके 2002 के हैं। क्यों? क्योंकि पहले मोनोपोली का कॉन्सेप्ट होता था कि लोग मोनोपोली कर रहे हैं, मीन्स कि सबका अपना अधिकार होता था। एक सोसाइटी के अंदर एक लीडर है, वो अपने हिसाब से सामान बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो लोग, गवर्नमेंट ने कहा कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मीन्स कि आपस में एक कंपटीशन होना चाहिए, पर एक हेल्दी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके मोनोपोली, आपका ही मार्केट में सब कुछ चलता है ना, इट्स नॉट अलाउड, राइट। अच्छा, राइट क्या है? राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आए हुए हैं। राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर एक्ट 1986 एंड देयर इज अ 2019। राइट टू सेफ्टी क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर के थ्रू, आप समझ पा रहे हैं? राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने समोसों का एग्जांपल दिया कि अगर संडे के बने हुए समोसे आप मंडे को सेल कर रहे हो, अगर उसको हेल्थ इशू हो गया तो भाई कौन जिम्मेवार होगा? दुकानदार होगा? होगा नहीं होगा। तो आपको पूरा राइट है कि आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा सेफ रहे। आपको पूरा अधिकार है कि आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप पूरी तरीके से एजुकेट हो, आपको पता हो कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, किस तरीके से इसको यूज करना है, कब ये एक्सपायर होने वाला है, हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। आपके पास पूरा राइट है कि आप प्रोडक्ट को चॉइस कर सकते हो। ये नहीं है कि जो कंज्यूमर सेलर ने आपके ऊपर थोपा आपने एज इट इज ले लिया, नो। आपके ऊपर राइट है। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये अगर ये नोट्स हेल्पफुल लग रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि आपके लिए ये नोट्स आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है, तो आप इनको ले सकते हैं। मैं आपके लिए इम्पोज नहीं करती कि नहीं नहीं आपको तो लेने ही पड़ेंगे, नो, इट्स योर चॉइस कि अगर आपके लिए हेल्पफुल है देन यू कैन प्रोसीड, राइट। राइट टू हियर का मतलब है अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप कंप्लेन करना चाह रहे हो तो जरूरी है कि जो सरकार है आपकी सुने, आपका पक्ष भी सुने और सेलर का पक्ष भी सुने, ठीक है। राइट टू रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो आपने कंप्लेंट किया तो आप उसके रिगार्डिंग आप अपने फैसले को लेना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, ये जरूरी है, आपके पास ये राइट, आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकते हो। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है कि कंज्यूमर को बताना कि हाँ कैसे कंप्लेंट करनी है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं है तो आप कंप्लेंट कैसे करेंगे। जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि 1 kg 1 लीटर मिल्क मिल रहा है, 1 लीटर ऑयल मिल रहा है, बट उसमें 1 लीटर नहीं होता है, तो आप इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकते हो। जो इंग्रेडिएंट जैसे जैसे बोले थे कि उसमें नहीं हो तो कंप्लेंट कर सकते हो। तो आपके पास ये प्रॉपर राइट है। चलो इनको डिस्कस करते हैं कैसे पढ़ा हुआ है। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कंज्यूमर हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट मे बी द डेंजर्स टू द लाइफ ऑफ द हेल्थ। क्या पता आपकी लाइफ के लिए वो प्रोडक्ट डेंजर हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर हो गया, अगर पुअर क्वालिटी का हुआ तो कहीं ना कहीं आप उसी कंप्लेंट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको अपने सेफ्टी का, अपने प्रोडक्ट के टेस्ट का,
कि सामान सही बन रहा है नहीं बन रहा, ये ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्म के बारे में बात की जाए तो आपको ज़रूरी है कि आप हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टू द राइट टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इंग्रेडिएंट कौन कौन से, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ हम पूछ सकते हैं दुकानदार से। राइट टू चॉइस का मतलब क्या है कि आप फ्रीली वैरायटीज इन सभी ऑप्शन में से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको प्राइस के रिगार्डिंग, क्वांटिटी के रिगार्डिंग, जैसे भी आपके लिए सुटेबल हो। ठीक है। राइट टू हियर का मतलब है राइट टू रेज द योर वॉइस एंड द कंप्लेन अबाउट द डिफेक्टिव गुड्स एंड द पुअर सर्विसेज, कि जो पुअर सर्विसेज है आपको दी जा रही है, ठीक है, आपको ये बोला गया था कि ये पैकेट क्या है 100 रुपीज का, आपको 120 चार्ज के जा रहे हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं, आपके पास ये पूरा राइट है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हाँ जी, क्या समझ आपने, समझ आ रहे हैं, ठीक है। राइट टू रिड्रेसल का मतलब क्या है, इफ द कंज्यूमर इज चीटेड, अगर कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ है तो उसके पास ये पूरा राइट है कि भाई उसके रिगार्डिंग वो क्या कर सके, कंपनसेशन रिसीव से कर सके, कंपनसेशन इन द सेंस कि जितने का नुकसान हुआ है आप उसे भरपाई कर सके। जैसे मैंने कहा कि मेरे को लास्ट नाइट का जो समोसा खाने से मुझे हेल्थ इशू हुआ, जिसके कारण मेरे 3,500 रुपये मेरे हॉस्पिटल के अंदर लग गया और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मेरी हेल्थ के अंदर वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले थी, तो मुझे क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, मुझे रिफंड किया जाएगा, मुझे रिप्लेस किया जाएगा। अगर कोई सामान खराब है, जैसे कि मैं वॉशिंग मशीन खरीद कर लेकर आई, उसकी जो ड्रायर का जो सिस्टम नहीं चल रहा, घर जाके चलाया, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, उस चीज़ को रिप्लेस करके मुझे नया प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आया, समझ में आया। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को बताना कि भाई कैसे क्या चीज़ें हैं आपके लिए, क्या आपके फेवर में है क्या नहीं है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं वो चलाना। ठीक है, तो सेफ्टी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, चॉइस हो गया, हियर्ड हो गया, रिड्रेसल हो गया, एजुकेशन हो गया, दिस वन इज अ योर कॉट। ओके, समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाते फिनिश। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। कंज्यूमरिज्म एंड कंज्यूमर राइट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और समरी भी हम देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। समरी आपकी यहाँ पर दी हुई है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करने के लिए आप इनको रीड आउट कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है बड़े क्वेश्चन के अंदर, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट टू द बिजनेस। और अब जो जून 2025 के अंदर आया है वो आपका आया है दिस वन। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है और ये जो सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, स्पेशली आप सभी के लिए है। तो अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया हुआ है टीम का, और आपको इन पीडीएफ के ऊपर भी आपको नंबर दिया हुआ है टीम का। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ईमेल आईडी भी दी हुई है, और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर MCQ04 के लिंक भी आपको मैं साथ शेयर करूँगी। ठीक है, so thank you for watching this video, have a nice day and all the very best for your exam. okay, अगर कुछ सजेशन देना है तो आप हमें दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, चलो तो